अमेरिका में लोग कितने पैसे कमाते हैं, रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर वो यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ की आईटी कंपनीज हाथ खड़े कर देंगे। एक गुजराती फैमिली को इंडिया वापस जाना पड़ा। हेलो गाइस, क्या आप भी क्यूरियस हो जानने के लिए कि अमेरिका में लोग कितने पैसे कमाते हैं? क्या आप भी क्यूरियस हो जानने के लिए कि अमेरिका में डिफरेंट वीज़ा टाइप्स जो लोग आते हैं और कैसे उनकी सैलरी स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल रहता है, कैसा उनका सेविंग्स रेट रहता है, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ क्या रहता है? आप लोग जानने के लिए क्यूरियस हो तो मैं आज आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कौन हूँ? मेरा नाम है चेतन। हमें अमेरिका में रहते हो गए हैं ओवर 15 साल। हमारी सारी फैमिली यहाँ पे, सब लोग सिटीजन्स हैं। हाई स्कूल भी यहीं पे किया, कॉलेज भी यहीं किया, सारी लाइफ मोस्टली लाइफ अमेरिका में निकाली है और काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ एक इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियन लोग मेरे दोस्त भी हैं और काफ़ी सारी इंडियन चीज़ों के साथ मैं इन्वॉल्व भी रहता हूँ। तो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव को और आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन अमेरिकन कैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है और कैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वीज़ा स्टेटस के लोगों के साथ बिहेवियर होता है और कैसे वो लोग कितना कमाते हैं और कैसा लाइफस्टाइल रहता है। तो विद दैट सेड, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स इंडियंस में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है H1B वीज़ा, राइट। H1B वीज़े पे सबसे ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर में इंडिया से आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अमेरिका में। उन लोगों को यहाँ की कंपनी स्पॉन्सर करती हैं H1B वीज़ा पे और उन लोगों को इंडिया से यहाँ पे लाया जाता है, राइट, एज एन एम्प्लॉई। और उन लोगों के पैकेजेस इंडिया में ऐसा बताया जाता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। क्या वो सच है? वो बिल्कुल सच है। वो पैकेजेस एक्चुअल में 1 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं और वो इनकम बहुत 1 करोड़ से भी ज़्यादा रहती है। वेरी कॉमन, राइट। वो बिल्कुल सच है। नाउ दूसरी बात, क्या वो अगर 1 करोड़ कमाते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल 1 करोड़ वाला होता है? अगर आप इंडिया में 1 करोड़ कमाते हो और अमेरिका में 1 करोड़ कमाते हो, क्या आपका लाइफस्टाइल सेम है? बिल्कुल नहीं। आपका इंडिया का लाइफस्टाइल 1 करोड़ का एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। अमेरिका का 1 करोड़ का लाइफस्टाइल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में रहता है, क्योंकि आपके खर्चे भी आपके उतने ही होते हैं। अब जैसे कोई इंसान अगर $50,000 कमाता है तो उनका खर्चा $50,000 वाला ही रहेगा। अगर कोई 1 करोड़ कमाता है तो उनका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता है। आपका खुद का मन करता है कि अब मैं 1 करोड़ कमाता हूं तो मैं अच्छी गाड़ी लाऊं, अच्छा घर लाऊं, तो खर्चे भी उसी तरह से इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो। क्या 1 करोड़ वाला इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, 50 लाख रुपए हर साल कमाता है, बचाता है और अपनी वेल्थ को बिल्ड करता है? वेरी हार्ड टू डू। बच्चे होने के बाद खर्चे हो जाते हैं, घर के खर्चे हो जाते हैं, मॉर्गेज हो जाती है, क्रेडिट कार्ड हो जाता है, शॉपिंग हो जाती है, गाड़ियों का खर्चा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ बहुत महंगी है। तो ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिसके कारण सेविंग्स रेट बहुत कम रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला आदमी यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की ब्रैकेट में ही माना जाता है। उसके बाद आती है H1B वीज़े का। यहाँ के सिटीजन के पर्सपेक्टिव से H1B वीज़े को कैसा समझा जाता है, H1B वीज़े वाले लोगों को कैसा देखा जाता है। तो एक चीज़ तो जग जाहिर है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि H1B वीज़े वाले लोग आईटी का मोस्टली अमेरिका का काम H1B वीज़े वाले लोग ही करते हैं। वो यहाँ की बैकबोन है। अगर वो यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ की आईटी कंपनीज हाथ खड़े कर देंगी, झंडा उठा देंगे, उनका कोई भी काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर काम, सब मेहनत वाला काम H1B वीज़े वाले लोग ही करते हैं। जो सिटीजन होते हैं, सच बताता हूँ, मस्ती मारते हैं वो लोग, सिर्फ मलाई मारते हैं वो लोग। H1B वीज़े वाले लोगों का जो काम होता है उसका क्रेडिट लेके अपने आप को ऊपर ऊपर उठाते जाते हैं और H1B वीज़े वाले लोग मेहनत करते रहते बिना किसी ज़्यादा रिवॉर्ड के, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास वो वीज़ा टाइप के कारण। क्योंकि H1B वीज़े में आप जॉब चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जॉब चेंज कर सकते तो आपके पास लिमिटेड टाइम है नई जॉब लेने के लिए, और अगर जॉब मार्केट टफ है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़े। अब सब कुछ आपका अप्रूव हो जाता है। अभी जैसे पिछले कुछ महीनों में एक गुजराती फैमिली को इंडिया वापस जाना पड़ा जो H1B वीज़े पे थे। उनका घर भी था, जो उनका घर था वो $5 लाख का था, लेकिन किसी ने वो घर $3 लाख में ले लिया, किसी दूसरे गुजराती ने। सस्ता उनका घर अपना बेच के जाना पड़ा, सब अपने बच्चों की पढ़ाई को उठा के जाना पड़ा H1B वीज़े के कारण। तो ये केसेस काफ़ी कॉमन है और ये H1B वीज़े वाले लोग बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं। IIT और इधर इंडिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो भी हैं, वहाँ से ये लोग ग्रेजुएट होके आते हैं और इनको कंपनीज खूब यूज़ करती हैं, खूब इनके स्किल सेट को यूज़ करती हैं और उसके थ्रू अपने आप को एनरिच करती हैं। और इन लोगों को और अगर इन लोगों को ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप का बेनिफिट जो चाहिए वो भी नहीं मिलता। 20 साल तक, 25 साल की अभी तो लाइन लग जाती है, 25 साल का भी टाइम लग जाता है। तो H1B वीज़े वाले लोगों की लाइफ बहुत
एक टाइप से चैलेंजिंग है। अब आपका पर्सपेक्टिव है, अब कुछ लोगों को वो लाइफ ईजी भी लगती है, कुछ लोगों को वो लाइफ हार्ड भी लगती है, लेकिन बहुत एक चैलेंजिंग लाइफ है। काम भी बहुत करना पड़ता है, रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ी सी भी ऊपर नीचे बात हो जाती है या आप गाड़ी तेज चलाते हुए ट्रैफिक की टिकट मिल जाती है, उसमें भी आपके वीज़ा पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। और आप दूसरी इनकम अपने टैक्स रिपोर्ट में आप दूसरी इनकम कर ले भी नहीं सकते। अगर आप दूसरी इनकम लेते हो तो उसमें भी आपके वीज़ा स्टेटस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो H1B वीज़ा की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ H1B वीज़ा वाले लोग खुश भी होते हैं कि हम अमेरिका में हैं, तो हम ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी हवा है, इंडिया में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वो लोग खुश भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि या क्या यार, हम लोग इंडिया ही वापस चले जाते हैं, यहाँ जो है लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सारे टाइप के पर्सपेक्टिव रहते हैं, आपको हर जितने लोगों से बात करोगे वैसा आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। लेकिन ये आपकी सच्चाई रहती है H1B वीज़े वाले लोगों की, उनकी 2 करोड़ 2.5 करोड़ इतनी सैलरी तक चली जाती है, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लोग सैलरी पे ही डिपेंडेंट हैं, वो कोई और काम नहीं कर सकते। चाहे उनकी वाइफ्स उनकी अदर कुछ और काम कर सकती है H4B वीज़े पे, लेकिन वो लोग अपनी टैक्स रिटर्न पे कुछ और इनकम नहीं शो कर सकते। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, एक बाउंडेशन रहती है उन लोगों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट वीज़े वाले, राइट? स्टूडेंट वीज़ा के लोग जो होते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका में आते हैं। अभी मुझे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि उन लोगों की लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। काफ़ी स्टूडेंट वीज़ा वाले लोग अच्छी फैमिली से होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ की करेंसी, अब जैसे इंडिया के 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यूएसए में वो 3-4 करोड़ रुपए इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं हो पाती है आपके 5 साल की स्कूलिंग के लिए, आपके खाने के खर्चे के लिए, रहने के खर्चे के लिए, राइट? वो एक नॉर्मल अमाउंट रहती है। तो 3-4 करोड़ रुपए यहाँ के स्टूडेंट अगर आप वीज़ा पे आते हो तो आपका उतना शायद खर्चा रहता है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या कुछ और नहीं मिलता है, वो जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो स्टूडेंट वीज़ा वाले लोगों की भी लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, और वो कुछ लिमिटेड आवर्स ही काम कर पाते हैं, तो उनकी लाइफ़ भी बहुत चैलेंजिंग रहती है पहले के कुछ साल। और स्कूल होने के बाद क्या पता जॉब मिले ना मिले, तो स्टूडेंट वीज़ा वाले लोगों की भी लाइफ़ बहुत चैलेंजिंग होती है अमेरिका में, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद आते हैं आपके वर्क परमिट वाले लोग, जो डंकी मार के असाइलम का केस लगाते हैं और फिर वो वर्क परमिट मिलता है, और फिर वो वर्क परमिट, उन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा खराब रहती है। उन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा खराब क्यों रहती है? क्योंकि वो स्किल सेट वाले लोग नहीं है। जैसे H1B में आपके पास एक आईटी का स्किल सेट है, स्टूडेंट वीज़ा में आप एक डिग्री कर रहे हो, आपके पास एक स्किल सेट है। लेकिन अगर आप बॉर्डर के थ्रू, इलीगल क्रॉसिंग के थ्रू आते हो, तो पहली बात तो आपको डिपोर्टेशन का डर हमेशा रहता है, आपके पास डबल वर्क परमिट हो या ना हो। आपकी इनिशियल एंट्री इलीगल थी, राइट? आपके ऊपर हमेशा डिपोर्टेशन का डर रहता है। अगर आप कुछ भी काम करते हो, पुलिस ने आपको रुकवा लिया, ट्रैफिक स्टॉप पे रुकवा लिया, आप उसी टाइम निकाले जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑफ कोर्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केस यू हैव। you're seeking a political asylum or you're seeking a different type of asylum, depends on all those scenarios, right? So वो भी एक बहुत रिस्की काम रहता है। और उन लोगों की इनकम लेवल, जैसे वो लोग, क्योंकि स्किल सेट नहीं होता, तो वो लोग एक सर्टेन इनकम लेवल, $4,000 $5,000 $50,000 $60,000, उसी इनकम पे वो लोग लगे रहते हैं, जो कि बहुत लो इनकम है अमेरिका के हिसाब से, काफ़ी गरीबी वाली इनकम मानी जाती है। तो उन लोगों की लाइफ भी बहुत ख़राब रहती है। और अगर वो गैस स्टेशन पे या इधर उधर काम करना पड़ता है 12-12 13-13 घंटे, और काफ़ी सारे लोगों की सुननी भी पड़ती है, अपनी कोई पर्सनल लाइफ उसमें नहीं रह पाती, और उसके बाद आप इंडिया नहीं जा पाते 20 साल 25 साल, जितना टाइम आपको लगता है ग्रीन कार्ड लेने में। तो वो सबसे एक बहुत ही बुरी लाइफ है। अगर आप उस लाइफ को आप अगर सोच के आ रहे हो कि हाँ, मैं वो लाइफ जीऊंगा और मैं जाते ही ऐसी गाड़ी ले लूंगा, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने वो गाड़ी ले ली। रियलिटी ऑफ द सिचुएशन हमेशा दूसरे ही कुछ रहता है, रियलिटी हमेशा अलग रहती है जो आप देखते हो। उसके बाद अमेरिका में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग आते हैं इंडिया से, नए इमिग्रेंट्स आते हैं और वो नई गाड़ी ले लेते हैं, नया घर ले लेते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में महंगी गाड़ी लेना इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास $500 $1,000 भी हैं और आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर, आप किसी भी दुकान पे जाके $1,000 डाउन देके 50,000 की गाड़ी ले सकते हो। गिवन आपके पास क्रेडिट स्कोर है, आपके पास अच्छी इनकम है, और वो बिल्ड करने में कोई इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 साल में वो बिल्ड हो जाती है। लेकिन इज इट वर्थ इट? इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। क्योंकि ये इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। आपका लाइफस्टाइल क्रीप हो रहा है। आप जितना इनकम आप लेते हो, अब अगर आपने 40,000 की गाड़ी ली या $50,000 की, जितने की भी गाड़ी ली, राइट? $50,000 की गाड़ी आपकी महीने की किश्त और इंश्योरेंस मिला के $1,500 $1,600 $1,700 के अंदर रहती है। आप अगर
अगर आप वर्क परमिट पे हो, जो आप ट्रक चलाते हो या लो इनकम वाली जॉब करते हो, आपकी कमाई रहेगी $4-5 हज़ार। उसमें आपको किराया भी देना है जो कि 1500 से 2000 रहेगा, उसमें आपको गाड़ी की किस्त भी निकालनी है जो कि 1500 से 2000 रहेगी, तो आपके पास बचा क्या, राइट? और अगर आप ऐसी गाड़ी वाले और इन शौक को पसंद करने वाले लोग हो, तो उसके बाद आपको और भी आपके खर्चे होते हैं, तो आप कुछ भी बचा नहीं पाते, और ये केस बहुत कॉमन है। अमेरिका में जो इंडिया से नए इमिग्रेंट आते हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब और इन इलाकों से जो इमिग्रेंट आते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आते ही सबसे पहले 50,000 $60,000 डॉलर की गाड़ी, वो भी किश्तों पे। नेवर एवर डू दैट, नेवर लेट लाइफस्टाइल क्रीप ऑन यू, क्योंकि यहाँ का जो मॉडल है वो आपको अपने अंदर खींच लेगा। अरे उसने भी वो ले ली, उसने भी वो ले ली, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन जो ये लोग आपको गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, आप इनसे पूछो कि इनकी किस्तें कैसे निकालते हो भाई? किस्तों पे हैं, किस्तों पे। गाड़ी तब लो जब आपके पास एक गाड़ी के पैसे देने के लिए दो टाइम आपके पास कैश हो। अगर मेरे पास बाहर टेस्ला मॉडल एक्स प्लेड है जो कि 1 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं वो जब भी लूं जब मेरे पास 2 करोड़ कैश हो और मैं वो गाड़ी कैश लेके आऊं। अगर मैं ईएमआई या पेमेंट्स पे क्या गाड़ी ले रहा हूं, तो वो गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं। इट्स जस्ट अ ट्रैप। क्योंकि आज मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ली, अगले महीने वो गाड़ी 80 लाख की हो जाएगी, उससे अगले महीने 60 लाख की हो जाएगी, और मैंने डाउन पेमेंट दिए सिर्फ 10 लाख रुपए। तो अब मुझे अगर वो गाड़ी बेचनी है या उसके अब पेमेंट से अपना पीछा छुड़वाना है, तो मुझे 40 लाख रुपए अपने पास से देने पड़ेंगे। मैंने किस्तें भी दी, उसके बाद 40 लाख रुपए अपने पास से भी दिए। कभी भी गाड़ी किश्तों पे मत लो अमेरिका में। नेवर एवर डू दैट, नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। अ लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स डू दैट। इफ यू आर कमिंग न्यू टू अमेरिका, नेवर डू दैट। सेकंड थिंग इज हाउस। अगर आप अमेरिका में एक घर लेते हो, एक घर जो आपकी बजट में है, जो उसको आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बाय अ हाउस। रेंट करना अच्छा है, शुरुआत के लिए अच्छा है। आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, रेंट करना इज़ ओके। आपको 2000, 3000, 3000 तक आपको अच्छा घर मिल जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अमेरिका। लेकिन आप रेंट में, आप मेरे जैसे लोग जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, हमारे पास भी 23-24 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, आप मेरे जैसे लोगों को अमीर कर रहे हो, और मेरी वो जो आप किराया देते हो, मेरी वो इक्विटी बनती जाती है। एवरी मंथ मैं अमीर होता जाता हूँ आपके किराए से। लेकिन अगर आपको सच में अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, तो बाइंग अ हाउस इज नेवर अ बैड ऑप्शन। हमेशा अपना घर खुद का खरीदने की कोशिश करो गाड़ी लेने से पहले। गाड़ी लो, 5,000 4,000 डॉलर की कोई पुरानी गाड़ी लो, अपना काम चलाओ। घर लो, सबसे पहले अपना घर लो, क्योंकि अमेरिका में रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और वो जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो आपकी डाउन पेमेंट पे आपको रिटर्न का काम देंगे, राइट? तो हमेशा हमेशा अपना घर लो। जितना भी आपका बजट है, 5 लाख डॉलर का, 10 लाख डॉलर का, 15 लाख डॉलर का, जितना भी आपका बजट है, अपना घर हमेशा सबसे पहले काम अपना घर लेने का ही आपको सोचना चाहिए। अगर आप अमेरिका में नए इमिग्रेंट आ रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि वो आपकी इक्विटी बिल्डअप करता है, आपको अमीर बनाता है, राइट? उसके बाद ये थी कुछ लाइफस्टाइल की बातें, कुछ इनकम की बातें, राइट? अगर आप सिटीजन हो, अगर आप आपने सारा प्रोसेस कर लिया है, आप H1B से भी निकल चुके हो, आप सिटीजन के आपकी लाइन पे आ चुके हो, अगर आप अमेरिकन सिटीजन हो, आपके पास ये अमेरिकन पासपोर्ट है, तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि आप वोट कर पाते हो। आप लोकल, जैसे यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं, उनका जो चीफ होता है, शेरिफ, उसका इलेक्शन होता है, उसमें आप वोट कर पाते हो। आपकी हर जगह रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आप एक लोकल सिटीजन हो। अब हम सिटीजन हैं, हमारे घर में 5 वोट्स हैं, यानी हमारे घर में 5 आदमी हैं जो वोट कर सकते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट है, सिटीजन्स हैं। तो हमारी यहाँ के लोकल, मतलब फॉर एग्जांपल, हमारी यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में और यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा एक कदर बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि बहुत ज़्यादा एक पावर बढ़ जाती है, क्योंकि 5 वोट्स हमारी काउंटी के हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? 5 वोट्स किसी को हरा भी सकती है, किसी को जिता भी सकती है। उसके बाद आपको हर चीज़ इम्पैक्ट करने लगती है। अमेरिका आपको प्यारा लगने लगता है, आपको यहाँ की हर चीज़ इम्पैक्ट करने, एक बार आप सिटीजन बन जाते हो, तो आपको इंडिया से उतना अफेक्शन या इंडिया से उतना ज़्यादा क्रेजीपन जो पहले रहता था अपने कल्चर के लिए, वो चेंज होने लग जाती है। वो ह्यूमन नेचर है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अमेरिका के साथ एक अफेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये आपका खुद का देश बन जाता है। इसने आपको बड़ा किया, इसने आपको लाइफस्टाइल दिया, इसने आपको जीने का तरीका सिखाया, इसने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जो आपके पास वहाँ नहीं थी, इसने आपको एक अच्छे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है वो सिखाया। इसने आपको एक जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके आसपास के लोग आपको देख के खुश नहीं थे, उस जगह से निकाल के आप एक नई जगह, आपने नई लाइफ शुरू की। तो अमेरिका से आपको अफेक्शन शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि आपके बच्चे भी यहीं रहेंगे, वो भी यहीं बड़े होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी यहीं हैं, आपका इंडिया में कुछ इतना कुछ खास है भी नहीं, तो
वो चीज़ काफ़ी चेंज हो जाती है, जो मैंने अपने आप में खुद में एक्सपीरियंस की। मेरा बिल्कुल मतलब इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी आफ्टर हाई स्कूल। एज़ सून एज़ आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल, इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। Everything just changed in me. So that was one factor. That's one factor as well, that a lot of people don't understand about American citizens. They think that oh, ये तो अमेरिका चला गया तो ये तो बदल गया, या ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, whatever, right? लेकिन वो सोचने का तरीका गलत है। वो आप अपने तरीके से सोच रहे हो, आप दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे। एक सिटीज़न के साथ एक वो भी प्रॉब्लम रहती है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ये भी रहता है कि उनको ना इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम बोले तो यार हम तो यहाँ आ गए, हम तो यहाँ के लाइफ़स्टाइल में चेंज हो गए, हम लोग तो अपना पीछे वाला अपना लाइफ़स्टाइल, अपना सब कुछ भूल गए, अपना परिवार भूल गए, वो सब हो गया। तो वो भी काफ़ी सारे लोगों में प्रॉब्लम्स रहती है, और इसीलिए आप देखते हो कि कभी-कभी लोग अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के परमानेंटली वापस चले जाते हैं इंडिया में। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं। तो वो भी एक रहता है। तो इनकम के हिसाब से, राइट, जैसे आप सिटीज़न बनते हो, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप जैसे H-1B है, उसमें आप आईटी की जॉब करते हो, जैसे मैं भी आईटी की जॉब करता हूँ, राइट? तो उसमें आपकी इनकम का स्केल रहता है 2 करोड़, 2.5 करोड़, इतना आपकी इनकम सालाना चली जाती है। लेकिन जैसे अगर आप यूएस सिटीज़न हो, तो जैसे हम लोग हैं, हमारा साइड में रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है, आईटी कोचिंग का बिज़नेस भी है। तो इनकम आपकी 2-2.5 करोड़ से 3 गुना या 2 गुना आराम से हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, और आप यू आर यूजिंग योर ब्रेन स्मार्टली। तो अमेरिका में पैसा 7-8 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़ कमाना, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन क्या वो पैसा अगर आप 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन तो क्या वो पैसा एक्चुअल में कमाई है? वो कमाई जब है, जब आप लाइफ़स्टाइल क्रीप नहीं होने देते। अब आप 6 करोड़ कमा रहे हो और आप 7 करोड़ खर्चा कर रहे हो साल का, तो क्या आपने क्या कमाया? ज़ीरो। आप तो कंगाल हो। आपके ऊपर मैं कल को केस ठोक दूँ, आप तो बर्बाद हो जाओगे, राइट? आपकी किस्तें ही इतनी हैं, आपकी वही कितनी हैं, आप तो कंगाल हो, राइट? अगर आप 6 करोड़ कमा रहे हो, तो आप अमीर तभी हो जब आप 6 करोड़ में से 4 करोड़ बचा रहे हो, या 6 करोड़ में से 3 करोड़ बचा के इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आप अमीर हो, वरना आप कुछ नहीं हो, राइट? वरना तो इंडिया में भी आपसे लोग बहुत अमीर, अब इंडिया में भी आजकल लोग बहुत अमीर, इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा है। लेकिन अमेरिका में अगर आपको वाकई में अमीर होना है, तो लाइफस्टाइल क्रीप को जितना कंट्रोल कर सकोगे, जितना अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रख सकोगे, अपना सिंपल रह सकोगे, खाने पीने पे सिंपल रह सकोगे, शॉपिंग करो, एंजॉय करो, लेकिन लाइफस्टाइल क्रीप इज़ अ रियल थिंग। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर दूसरे लोग आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे हमने ये गाड़ी ले ली, तुम भी ले लो, हमने ये घर ले लिया, तुम भी ले लो, उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है। अगर चादर छोटी है तो छोटे ही पैर पसारो। दैट्स द रियल थिंग, क्योंकि आप अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ के आए हो, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हो, और अगर यहाँ पे आके आप 6 करोड़ कमाते हो और 6 करोड़ ही खर्च देते हो, तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो इसलिए अगर आप 6 करोड़ कमाते हो, तो मेक श्योर यू आर सेविंग एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ फॉर इमरजेंसी, फॉर एनीथिंग एज सच। गाड़ियाँ ज़रूरी नहीं, घर ज़रूरी नहीं, लेकिन सेविंग सबसे ज़रूरी है। दैट्स द थिंग दैट बिल्ड्स द रियल वेल्थ। और काफ़ी बार ये होता है कि जैसे हरियाणा पंजाब के लोगों में काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम लोग आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मैं ये गाड़ी ले लूँगा, तो मेरे वो रिश्ते इंडिया में रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अरे इसके पास तो 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, इसके पास 2 करोड़ गाड़ियाँ है, इसके पास 15 करोड़ का घर है। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। आप उस चीज़ को छोड़ के आ चुके हो। वो लोग क्या सोचते हैं ये मैटर ही नहीं करता। आप उनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार और मिलोगे। वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये मैटर ही नहीं करता। आपका परिवार, आपकी वेल्थ, आपके बच्चे और आपकी आने वाली फैमिली, वो यहाँ बड़ी होगी। तो आपको वेल्थ अपने परिवार के लिए जोड़नी है, उन लोगों के लिए नहीं जोड़नी। तो आपको अपने परिवार पे और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, उधर फोकस नहीं करना। जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर गिगल्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट इन रियलिटी द सिचुएशन इज राइट हियर, योर फैमिली इज राइट हियर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइट हियर। तो वेल्थ बिल्डिंग के लिए लाइफस्टाइल क्रीप से बचना, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, उस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास 10-15 करोड़ है, 15-20 करोड़ है, आप खूब पैसा कमा रहे हो, तो जाके लेके आओ 2 करोड़ की गाड़ी, लो रहो आप 10-15 करोड़ के घर में, इट्स नॉट अ बिग डील। बट as long as you are saving money, as long as you're putting money back that you can use as an emergency fund, or that you can use to invest in more real estate or buy more properties or do things like that can support you if your job is not going to support you. तो ये रहता है। उसके बाद सिटीजन्स में एक और चीज़ रहती है कि आप लोग का प्रेशर नहीं रहता। अगर आप आईटी में जॉब करते हो, तो एक प्रेशर हट जाता है कंधों पे से, राइट? अब जैसे H-1B है, उन लोगों को तो काम करना ही करना है। उन लोगों को लॉग इन करना है 9 बजे, 5 बजे से बाद लॉग आउट करना है। उन लोगों को काम करना ही करना है। आप एज अ सिटीजन, आप
आपके पास थोड़े से ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके दूसरे बिजनेसेस हैं, 2 बिजनेसेस, अरे 2 आती है बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, आती है ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं, लो लो भाई अपनी आईडी, आदियोस, राइट? आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, आप ठोक के काम करने लगते हो, आप ठोक के बात करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अगर कुछ भी होता है तो आपके पास सेविंग्स भी है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी, आपके पास बिजनेसेस भी, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और आप सिटीजन हो, आप दूसरी जॉब पे भी जा सकते हो इजीली। तो सिटीजन्स का एटीट्यूड जॉब एनवायरनमेंट में और आईटी एनवायरनमेंट में बिल्कुल डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट वीज़ा टाइप्स, H1B स्टूडेंट वीज़ा। वो लोग बहुत ईजी गोइंग, डर के चुपचाप काम करके, ऐसा ऐसा वो लोग ट्राई करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, ताकि वो लोग फैदर रफल्स ना करें, गलत आदमी के फैदर रफल ना करें, और किसी को ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि पूरी फैमिली छोटी सी गलती के कारण प्रॉब्लम्स में आ जाती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक नज़रिया है जो मुझे लगता है कि इंडिया के काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, या इंडिया के काफ़ी लोग समझना नहीं चाहते, या इंडिया के काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं अमेरिका के बारे में, और उनको लगता है कि वहाँ पे तो सब गरीब हैं, वहाँ पे तो सब अमीर हैं, वहाँ पे तो सब बहुत सारा पैसा कमाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, वहाँ पे तो सब ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट आपको रहना पड़ता है। आप ये नहीं इंडिया की तरह मेड्स आपके पास रहेंगी या वो सब रहेगा, वो वाला सिस्टम आपका नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल एज कम्पेयर टू इंडिया, लाइफस्टाइल आपका बहुत अपग्रेड हो जाता है। हर चीज़ में आपको एक लाइफस्टाइल अपग्रेड मिलता है, चाहे वो लिविंग एनवायरनमेंट हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिविक सेंस हो, चाहे वो कुछ भी आप बता सकते हो। हर चीज़ में आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है, हर चीज़ में। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो अगर आप इंडिया से आते हो, नए इमिग्रेंट हो, तो डोंट लेट लाइफस्टाइल क्रीप हैपन ऑन यू। मेक श्योर you know the laws. Whatever you do, always respect the law. Make sure you're doing things right, and make sure you understand that it's not about showing off. It's about building wealth, saving money. It's about doing the right thing at the right time, not for other people, but for yourself and for your future. That's it for today. Thank you so much for watching.